चैप्टर आरंभिक नगर देखेंगे अध्याय 4 के अंतर्गत। तो पुराने भवनों का संरक्षण इसके अंतर्गत होगा। तो ये आप देखेंगे इसमें हड़प्पा की कहानी जो है लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि एक ऐसा खंडर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी, और उन्होंने यह सोचकर हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए और रेलवे लाइन बिछा दी गई, जिससे कई तरह पूरी इमारतें कई तरह से नष्ट हो गई। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा, तब पता चला कि खंडार उपमहाद्वीप के सबसे पुराना शहरों में से एक है। चूंकि नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, यानी हड़प्पा नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीजें मिली उसे हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। और इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 वर्ष पूर्व हुआ था। नगरों की विशेषताएं देखेंगे तो इन नगरों में कई को 2 या उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा लेकिन ऊंचाई पर बना होता था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा और निचले हिस्से को निचला नगर कहा था। दोनों हिस्सों की 4 दीवारियां पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। इनकी ईंटें इतनी अच्छी थी कि हजारों साल बाद तक भी आज तक उनकी दीवारें खड़ी हैं। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे जो है दीवारें मजबूत रह सकें। और कुछ नगरों के नगर दूर कुछ खास इमारतें बनाई गई। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में एक खास तालाब बनाया गया जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया। इसमें पानी का जो है रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई, और इस सरोवर में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था, उपयोग के बाद इसे खाली करा जाता था। संभवतः यहाँ विशिष्ट अवसरों पर विशेष अवसरों पर स्नान किए जाते थे। आप यहाँ मैप में देख सकते हैं, मानचित्र में यह मोहनजोदड़ो है, और यहाँ पे ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब, सिंध प्रांत, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में मिले हैं। जहाँ पे आपको मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने हैं, पत्थर के बाट मुनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड भी प्राप्त हुए हैं। तो ये हड़प्पा पूरा स्थल का पूरा एक मैप है, देख लेंगे आप। चन्होदड़ो है, धौलावीरा, कोटदा, लोथल, कालीबंगा, राखीगढ़ी, गवेरी वाला, और ये मोहनजोदड़ो, सिंधु नदी, सुतकोडालोर है। ये पूरा स्थल है उसका है। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अन्य अग्निकुंड मिले हैं जहां संभवतः यज्ञ किए जाते थे होंगे। हड़प्पा और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडारगृह भी मिले हैं। ये महान स्नानागार देख सकते हैं आप, ये पूरा बनाया हुआ है बढ़िया से। ये मोहनजोदड़ो में मिला हुआ है आपका। और ये हड़प्पा में नगरों में ईंटों की चिनाई का काम जो ऐसे हुआ था। तो भवन, नाले और सड़कों के बारे में देख लेंगे, हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे। कैसे होते थे? 1 या 2 मंजिल। घर के आंगन में के चारों तरफ कमरे बने होते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था, अलग स्नान घर होता था, और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले मिले हैं। इन्हें सावधानी से सीधी लाइनें बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नलियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इसमें जगह जगह मेन होल बनाए जाते थे जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ किया जाता था। तो ये आप देख सकते हैं। अब नगरीय जीवन के बारे में जान लेंगे हड़प्पा के संबंध में। तो हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी, क्योंकि यहाँ ऐसे लोग रहते थे जो नगर की खास इमारत बनाने में जुटे रहते थे। संभवतः यहाँ के शासक
ये शासक लोगों को दूर दूर भेजकर धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। इसके अलावा खूबसूरत मनकों और सोने चांदी से बने आभूषण, कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे, जो मुहरों पर तो लिखते ही थे, शायद अन्य चीजों पर लिखते होंगे। तो ये चीजें हैं, इसमें बहुत कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। शिल्पकार जो था स्त्री और पुरुष भी होते थे। ये मोहनजोदड़ो का ऊपर का जो हिस्सा है सड़क और नाली का है, और ये कुआं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मोहनजोदड़ो की एक, हड़प्पा की एक मोहर है, और ये पक्की मिट्टी के खिलौने हैं। यहाँ पे यहाँ कुछ लिपि में लिखा हुआ, लिपि में खास लिपि में लिखा गया जिसको आज तक पढ़ा नहीं गया। तो ये हड़प्पा की एक मोहर है। नगर शिल्प और नए नगर, तो यहाँ इसके संदर्भ में देखेंगे तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट इसके अंतर्गत देखेंगे। ये देखिए, जो आप ये ऊपर वाला पत्थर देख रहे हैं, ये पत्थर का बाट है। तो इन कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाट को बनाया गया है। इन्हें चट पत्थर से बनाया जाता था। तो इन पत्थर के बाटों को चट नामक पत्थर से बनाया जाता था। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए बनाया गया होगा, ऐसा अनुमान लगाया गया है। और ये मनके हैं, ये मनके हैं जो आप देख सकते हैं। कार्नियाल पत्थरों से कईयों को बनाया गया था। इनके बीच में एक छेद किया जाता था ताकि धागा डाल करके एक माला बनाई जा सके। तो यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में से मनके, बाट और फलक है। इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब ये देखिए, इंपॉर्टेंट है आपका कि हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहर बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र थे। तो हड़प्पा की मोहर जो थी आयताकार थी और इस पे जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। कढ़ाईदार वस्त्र पहने एक व्यक्ति का चित्र है जो आपको मोहनजोदड़ो से मिला है। यह क्वेश्चन इससे बनता है कि कढ़ाईदार वस्त्र पहने व्यक्ति का अवशेष जो है कहाँ मिला है, तो ये मोहनजोदड़ो से मिला है। लगभग 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि मोहनजोदड़ो से ही कपड़ों के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान की ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा फेंस से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती हैं। ये इम्पोर्टेंट है। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता होगा, ऐसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना। तो ये इम्पोर्टेंट है। अब इसमें फेंस देख लेंगे। फेंस किसे कहते हैं? पत्थर और शंख ये तो नेचुरली रूप से मिलते थे, प्राकृतिक तौर पर पाए जाते थे, लेकिन फेंस जो है यह कृत्रिम रूप से बनाया जाता था। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को, जो बालू होता था या स्फटिक पत्थर, उसके चूर्ण को मिलाकर गोंद में मिला करके उससे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इन चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। फेंस से मनके, चूड़ियां और बाले तथा छोटे बर्तन बनाए जाते थे। ये देखिए एक फेंस का नमूना है। अब कच्चे माल के संदर्भ में देखेंगे। कच्चा माल जो है उन पदार्थों को कहते हैं जो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, जैसे या फिर किसान और पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है, ये कच्चे माल है। और इसके अलावा किसानों द्वारा पैदा किए कपास को भी कच्चा माल कहते हैं, जो कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। तो हड़प्पा में लोगों को कई वही चीजें मिलती हैं, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों को वो दूर दूर से आयात करते थे। अब कहाँ से आयात करते थे उसको देख लेंगे। तो हड़प्पा के लोग तांबे का आयात आज के राजस्थान से करते थे। इसके अलावा ओमान से और ओमान से तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ क्या मिलाई जाती थी? टिन और तांबा मिला करके कांसा बनाया जाता था और इसका निर्यात आयात जो है ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था।
सोने का आयात जो है आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात ये आपका जो वर्तमान में कर्नाटक है वहाँ से किया जाता था, और जो ये बहुमूल्य पत्थर होते थे उनका आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। तो ये एक गाड़ी का चित्र दिया हुआ है कि लोग एक दूसरे से कैसे जाते थे आते थे। और ये बच्चों का खिलौना हल है, आज चलने वाले हल के लिए। इस तरह आप देख सकते हैं इसको। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट अब देखेंगे कि नगरों में रहने वालों के लिए भोजन कैसे प्राप्त होता था। तो वे लोग जो नगरों के अलावा गाँव में भी रहते थे, अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान चरवाहों ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दाल, मटर, तिल और सरसों के उगाते थे। हड़प्पा जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए क्योंकि प्रायः वे लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के अन्य तरीके भी अपनाए गए होंगे। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरियां पालते थे। आसपास तालाब और चरागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के लिए झुंड को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक भी जाते थे। अब वे मछलियां भी पकड़ते थे, बेर जैसे फलों को इकट्ठा भी करते थे और जानवरों का शिकार भी करते थे। गुजरात में जो हड़प्पा स्थल मिले उनके बारे में देख लेंगे। तो कच्छ के इलाके में खदीर बेत के किनारे धौलावीर नगर है। धौलावीरा कहाँ है? तो कच्छ के इलाके में खदीर बेत के किनारे, वहाँ साफ पानी मिलता था, जमीन उपजाऊ थी। हड़प्पा सभ्यता के कई नगरों दो भागों में बटे हैं। देखिए इसकी खास विशेषता क्या है कि हड़प्पा सभ्यता के मैक्सिमम नगर जो है दो भागों में बटे हैं, लेकिन धौलावीरा 3 भागों में बटा गया है। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई है। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार हैं। इस नगर में एक खुला मैदान भी है जिसमें सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों पर खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी से जड़ा गया है। लकड़ी में जड़ा गया है एक अनोखा अवशेष है, क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख जो है मोहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। तो गुजरात की खाड़ी में दूसरा जो स्थल है, गुजरात की खाड़ी में मिलने वाले साबरमती नदी की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल एक ऐसे स्थान पर बजा है जहाँ कीमती पत्थर, कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। इन पत्थरों, शंखों, धातुओं से कई चीजें बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडारगृह भी था। इस भंडारगृह में कई मोहरें, मुद्रांकन, मोहरगंदी, गीली मिट्टी पर दबाने के लिए उसकी छाप। तो ये लोथल का बंदरगाह एक नीचे चित्र दिया गया है जहाँ पे आयात और निर्यात समुद्री रास्ते के द्वारा होता था। ये देख लेंगे आप। अब आगे यहाँ एक इमारत भी मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े बने मनके बनाने वाले उपकरण, तैयार मनके भी यहाँ मिलते हैं। मुद्रा और मुद्रांकन या मोहरबंदी, मोहरों का प्रयोग जो होता था, मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के लिए उसके मुहानों पर गीली मिट्टी पोतकर उस पर मोहर लगाई जाती थी। मोहर की छाप को मोहरबंदी किए जाते थे कहते थे। अगर छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। अब इसके सभ्यता का अंत कैसे हुआ, तो इसके संदर्भ में लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव मिला कि अचानक लोग नगरों को छोड़ दिए। लेखन, मोहर, बाटों का प्रयोग बंद हो गया। कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर ढेर बन गए कचरे के। जल निकासी प्रणाली नष्ट हो गई। सड़कों पर झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे और नदियाँ सूख गई। जंगलों का विनाश हो गया। ये तमाम चीज़ें जो है लगता है शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। इस तरह लग रहा है कि पूरा ये सभी कारण थे जो सभ्यता के अंत का, हड़प्पा सभ्यता के अंत का कारण बनी। और इसके अलावा आगे देखेंगे कि मिस्र, नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है।
लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी, हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी थी। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए जिसे पिरामिड के नाम से जाना जाता है। राजाओं के मरने पर उन्होंने शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफना कर सुरक्षित रखा। इसे मम्मी कहा जाता है। मम्मी किसे कहा जाता था? जो पिरामिड में दफना करके रखे जाते थे सो उन्हें मम्मी कहा जाता था। और उन शवों के साथ साथ जो है अनेक चीजें दफनाई जाती थी, खाद्यान्न, पेय पदार्थ, वस्त्र, गाने, वाद्ययंत्र, हथियार, बर्तन, जानवर, ये सभी साथ ही सेवक और सेविकाओं को भी उनमें एक साथ दफनाया जाता था। तो दुनिया के इतिहास में शवों की दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सफेद धन दौलत खर्च किया जाता था। अब इसके संदर्भ में देखेंगे, मेहरगढ़ में कपास की खेती लगभग 7000 साल पहले हुई थी और नगरों का आरंभ 4700 वर्ष पूर्व हुआ था। हड़प्पा के नगरों का अंत 3900 वर्ष पहले और अन्य नगरों का विकास जो हुआ था वो 2500 साल पहले हुआ था। अध्याय 5 देखेंगे, क्या बताती हैं हमारी किताबें और खबरें। तो इसके संदर्भ में पूरा देखेंगे डिटेल में क्या है। तो दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक क्या है? तो वेद कितने होते हैं? ऋजुवेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। सबसे पुराना वेद होता है ऋजुवेद होता है, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। ऋजुवेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण है, अग्नि, इंद्र, सोम। अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता और सोम एक पौधा जिसे खास पे बनाया जाता था। तो ऋजुवेद सबसे प्राचीन वेद है। 4 वेद होते हैं, ऋजुवेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनकी रचना, ऋजुवेद की रचना लगभग 3500 साल पहले हुई है। ऋजुवेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं जिसे सूक्त कहा गया है। सूक्त का मतलब अच्छी तरह से बोला गया और विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचा गया। इसमें 3 देवता काफी महत्वपूर्ण थे, अग्नि जो आग के देवता, इंद्र जो युद्ध के देवता थे और सोम एक पौधा था जिससे एक खास पेय पदार्थ बनाया जाता था। आपको ये चीज समझ में आ गई होंगी। तो आगे देखते हैं, वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन अक्षरों, शब्दों, वाक्यों को बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। तो अधिकांश सूक्तों के रचयिता और सीखने सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना जो है महिलाओं ने की थी। ऋग्वेद की प्राक भाषा, ये इंपॉर्टेंट और हो जाएगा, ऋग्वेद की प्राक भाषा जो थी संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। जो हम संस्कृत पढ़ते हैं वो उससे थोड़ा सा ये भिन्न थे। अब ये देखेंगे संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत भाषा भारोपी यानी भारत यूरोपीय भाषा परिवार का ही हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं, असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, एशियाई भाषाएं जैसे फारसी और यूरोप की बहुत सी भाषाएं, अंग्रेजी, फारसी, जर्मनी, यूनानी, तावली, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हैं। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता था क्योंकि आरंभ में उनमें कई ऐसे शब्द हैं जो एक जैसे हैं। जैसे मातृ को संस्कृत में मातृ कहा जाता है, माँ हिंदी और मदर अंग्रेजी शब्द होता है। तो उपमहाद्वीप के दूसरे भाषाई परिवारों की भाषाएं बोली जाती है। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेश में तिब्बत वर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती है। इंपॉर्टेंट है, पूर्वोत्तर प्रदेश में तिब्बत वर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी है। इंपॉर्टेंट है, झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हैं। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, न कि पढ़ा जाता था। रचना के कई सदियों बाद इसे लिखा गया। छापने का काम यानी ऋग्वेद जो प्रिंट हुआ था वो सब लगभग 200 साल पहले हुआ था। ऋग्वेद में कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है, जैसे विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित 2 नदियां व्यास और सतलुज के बीच संवाद ही एक ऐसे सूक्त का अंश है। तो विश्वामित्र नामक ऋषि ने
दो नदियों से ब्यास और सतलुज के बीच में संवाद किया था, जो ऋग्वेद में कुछ इसके सूक्त मिलते हैं। आप एक ऋग्वेद की पांडुलिपि के देख सकते हैं। ये एक पन्ना है जो भुज की ब्रिज की छाल पर लिखा गया है और यह कश्मीर में पाया गया है। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था, इस पांडुलिपि का। इस पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ था और यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। यह आज भी एक महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है, यह पांडुलिपि। अब यहाँ विश्वामित्र और नदियों के बीच में संवाद दिया हुआ है। विश्वामित्र कहते हैं और नदियाँ आपस में बात करती हैं, तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। अब यहाँ देखेंगे कि ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। लोगों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था घोड़ों को। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे तो जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी, जहाँ अच्छे चारागाह हो, यहाँ जहाँ जो जैसी जल्दी तैयार वाली फसलों को उगाया जा सकते हैं। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों की बंदी बनाने के लिए लड़ी गई थी। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे, कुछ हिस्सा पुरोहित और शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था और कुछ धन यज्ञ करने के लिए प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आहुति दी जाती थी, घी, अनाज, कभी कभी जानवरों की आहुति दी जाती थी। अधिकांश पुरुष ही युद्ध में भाग लेते थे, कोई अस्थायी सेना नहीं होती थी। लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध शांति के विषय में सलाह मशविरा करते थे। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द तो हैं यहाँ पे। तो राजा किसे कहा जाता था? ऐसे दो समूह जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया जाता था। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। तो ये ब्राह्मण तरह तरह के अनुष्ठान और यज्ञ वगैरह करते थे। दूसरे राजा थे। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम पढ़े हो, ना तो ये बड़ी राजधानियों या महलों में रहते थे, न ही इनके पास कोई सेना थी और न ही कर वसूलते थे। ये इंपॉर्टेंट है। प्राय राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था, ये भी इम्पोर्टेंट है। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। एक था जन, और जिसका प्रयोग हिंदी अथवा अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विष, वैश्य शब्द से निकला है। इस विषय पर आगे पढ़ेंगे हम। तो ऋग्वेद में विष और जनों के नाम का उल्लेख मिलता है। इसमें हमें पुरुजन, विष, भरत या भरत जन या विष, यदुजन या विष जैसे उल्लेख मिलते हैं। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग होते थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषा बोलते थे। बाद के समय में दास स्त्रीलिंग यानी दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे वे सब करना पड़ता था। तो ये दस्यु वे लोग होते थे जो दूसरी भाषा बोलते थे और यज्ञ वगैरह नहीं करते थे। जिस युग में महाद्वीप जो है उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हुई, उसी समय दूसरी जगहों पर भी विकास हुआ था। उसके संदर्भ में भी देखेंगे आगे। अब खामोश प्रहरी जो है कहानी महापाषाण। ये महापाषाण क्या थे? तो ये शिलाखंड महापाषाण यानी महा मतलब बड़ा और पाषाण मतलब पत्थर। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों के द्वारा बड़े करीने से लगाए जाते थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी? 3000 साल पहले महापाषाण बनाने की परंपरा। और यह दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित था। तो इसको हम देखेंगे किस तरह का वो बनाया जाता था महापाषाण। ये देखिए इसका चित्र है, ये महापाषाण का चित्र है और ताबूत के तौर पे यहाँ इस तरह बनाया गया है इसको। तो कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर भी मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। तो ये चीज़ें हैं कि महापाषाण क्या था, उसको देख लेंगे हम।
यहाँ दिखाए गए एक सिस्ट में एक पोर्ट होल बड़ा सुराख है जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने के लिए रास्ता था। तो इन कब्रों में कुछ समानताएं भी हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी बर्तनों के साथ दफनाया जाता था जिन्हें काली लाल मिट्टी के बर्तन यानी ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता था। इनके साथ ही लोहे के औजार और हथियार, घोड़े कंकाला और सामान, पत्थर के सोने और गहने। तो ये महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के सामान हैं। बाई और यानी इधर घोड़े के सामान, नीचे बाई और कुल्हाड़ियाँ और एक कटार भी मिला है। ये कटार है, कुल्हाड़ियाँ हैं। अब लोगों में समानताओं से संबंधित देखेंगे तो ये कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्तियों की रही होंगी। और यहाँ पे एक कब्र है जिसमें एक व्यक्ति की कब्र है जिसमें 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं, जबकि दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। ये दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे, कुछ लोग गरीब थे और कुछ लोग सरदार या दूसरे अनुयायी रहे होंगे। इस तरह उनका ये सामाजिक पहचान था। तो कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी। शायद एक ही परिवार के लोग एक ही स्थान पर अलग अलग दफनाए जाते थे। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। तो ये इस तरह का चीज़ इसमें है और कुछ इसमें नहीं है। इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र, ये इम्पोर्टेंट है। यह भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह इनाम गांव। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे और यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन सीधे जिनके शायद खाना पानी हो, दफनाए गए शव के पास रखे जाते थे। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम था। 100 के पैर मुड़े हुए थे। ये इनाम गांव में मिला हुआ है। तो ये चीज़ें हैं और इसमें कंकालों के माध्यम से मालूम पड़ता है कि कौन सी चीज़ें स्त्री या पुरुष की हैं। तो ये सब चीज़ें आपको देखना है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें इसमें देखेंगे। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नामक एक प्रसिद्ध वैद्य हुए जिन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नामक पुस्तक लिखी थी। तो चरक ने कौन सी पुस्तक लिखी थी 2000 साल पहले? चरक संहिता। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत की हड्डियों, जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई होगी। तो चरक ने बहुत पहले ही बता दी थी कि हमारे शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। इनाम गांव के लोग क्या क्या काम करते थे? तो पुरातत्वविदों को जो है यहाँ से गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर, तिल के बीज मिले हैं। जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। हड्डियों पर काटने के निशान से अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सांभर, चितकबरा, हिरण, कृष्ण में खरा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई हैं। ये इनाम गांव से मिला है। बेर, आंवला, जामुन, खजूर, कई तरह की रसबरियां एकत्रित की जाती थी। और ये है एक इम्पोर्टेंट फैक्ट। लगभग 3500 साल पहले हम यहाँ के लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण मिल पाते हैं। ये चीन के संबंध में है। यह जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था। इसे भविष्यवाणी करने वाली हड्डियां कहा जाता था क्योंकि यह मान्यता थी कि यह भविष्य बताते हैं। राजा लोग इन लिपियों कारों से इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे। क्या वे बुद्ध जीतेंगे? क्या फसलें अच्छी होंगी? क्या उन्हें पुत्र होंगे? फिर इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था जहाँ इनमें गर्मी से चटक कर दरारें पड़ जाती थी।
भविष्यवक्ता इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे, मगर शायद कभी कभी गलती भी करते होंगे। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं, ये मिला हुआ है। अब इसमें बहुत कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। तिथियों को देख लेंगे तो वेदों की रचना लगभग 3500 साल पहले, महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत 3000 साल पहले, और इनाम गांव में कृषकों का निवास 3600 से 2700 साल पहले था। चरक 2000 साल पहले इन्होंने चरक संहिता लिखी थी। छठा चैप्टर देखेंगे, अध्याय 6 जो आपका है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। तो इसके संदर्भ में देखेंगे कि क्या है। कुछ राजा जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे, परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिया गया। बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित करके राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो जाते थे। तो अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा आयोजन था, इसमें एक घोड़े को राजा की लोगों की देख रेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब है कि उन्होंने यह अश्वमेध करने वाले राजा से उनसे ज़्यादा शक्तिशाली है। इसके बाद जो है उन राजाओं को जो है यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था, और यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा सम्मानित किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली होता। तो अश्वमेध यज्ञ वो होता था, उसमें एक घोड़ा छोड़ा जाता था। उस घोड़े को जो पकड़ता था राजा, उससे अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से युद्ध करना पड़ता था, और अगर नहीं पकड़ता था तो वो उसकी अधीनता स्वीकार कर लेता था। सभी आयोजनों में राजा का स्थान मुख्य होता था, उससे राजा सिंहासन या बाघ के खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही चाचा होता था। राजा के सगे संबंधियों, खासकर उनकी रानियों तथा पुत्रों को कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। इसके अलावा राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ कई अनुष्ठान भी करते थे। विष अथवा वैश्य जैसे सामान लोग उपहार लाते थे। जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। अब यहाँ वर्ण के बारे में देख लेंगे। वर्ण, इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। ऋग्वेद के बाद में रचे होने के कारण यह उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं। इनके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल होते हैं। तो ऋग्वेद के बाद जो ग्रंथ रचे गए थे, लिखे गए थे, उन्हें उत्तर वैदिक ग्रंथ कहा जाता है, जिनके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद शामिल है। ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। तो पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान, उनके संपादन की विधियां बताई गई है। सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। उस समय समाज में कई समूह होते थे: पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाला, जंगल में रहने वाला। जहाँ कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली, वहीं कुछ कृषक, व्यापारी, धनवान भी होते थे। पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी, भोजन संग्राहक ये निर्धन हुआ करते थे। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया, जिसे वर्ण कहते हैं। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के कार्य अलग अलग निर्धारित किए गए थे। पहला जो वर्ण था वो ब्राह्मण था। इसका काम वेदों का अध्ययन अध्यापन करना था और यज्ञ करना था, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। दूसरा स्थान शासकों का था, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। उनका काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। तीसरे स्थान पर विश्व या वैश्य थे। इसमें कृषक, पशुपालक, व्यापारी आते थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। जैनों में अंतिम स्थान शूद्रों का था। इनका काम अन्य तीनों की सेवा करना था। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। औरतों को भी शूद्रों के समान माना जाता था। महिलाओं और शूद्रों को वेदों का अध्ययन करने का अधिकार नहीं था। तो 4 वर्ण थे। ब्राह्मण पहले नंबर पर ये यज्ञ करते थे, वेद का अध्ययन करते थे। क्षत्रिय दूसरे नंबर पर, इनका काम युद्ध करना, लोगों की रक्षा करना। वैश्य तीसरे नंबर पर, कृषक, पशुपालक और व्यापारी इसके अंतर्गत आते थे। और क्षत्रिय और वैश्य दोनों लोग यज्ञ कर सकते थे। वर्ण का स्थान अंतिम था
और इसका काम तीनों लोगों की सेवा करना था और इन्हें कोई अनुष्ठान में शामिल होने का अधिकार नहीं था। साथ ही महिलाओं को भी शूद्र के समान माना गया था। इनको भी वेदों के अध्ययन करने के लिए मनाही थी। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। जैसे ब्राह्मण, माता पिता के संतान ब्राह्मण। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्ग में शिल्पकार, शिकारी, भोजन संग्राहक भी शामिल थे, जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे। इन लोगों के संपर्क में पवित्र माना जाता था। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई इस व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण को सही नहीं मानते थे। इस तरह ये तमाम चीज़ इसमें हुई। तो ये वर्ण व्यवस्था थी जहाँ पे पुरोहितों का आधिपत्य प्रभुत्व था। अब जनपद के बारे में देखेंगे। तो महायज्ञों को करने वाला राजा अब जन के राजा न होकर के जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है। इंपॉर्टेंट, जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो जन के बसने की जगह होती है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश के मेरठ के पास हस्तिनापुर, एटा के पास अतरंजी खेड़ा, इनमें प्रमुख है जहाँ पे जनपद की कई बस्तियां मिली हैं। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश के मेरठ में हस्तिनापुर, एटा के पास अतरंजी खेड़ा। खुदाई से पता चलता है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे, मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। चावल, गेहूं, जौ, दालें, गन्ना, तिल और सरसों जैसी फसल को उगाते थे। ये आप देखेंगे एक चित्रित धूसर पात्र दिया हुआ है। इस तरह के पात्रों में ज़्यादातर थालियाँ और कटोरियाँ ही मिली हैं। ये पात्र बहुत पतली सतह और सुंदर और चिकने होते थे। शायद इसका प्रयोग खास मौक़ों पर किया जाता था, लोगों को भोजन परोसने के लिए। तो ये लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे, कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। कुछ पुरातत्वों में विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं। पुरास्थलों पर चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना गया इसको है। महाजनपद। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा और इनकी किलाबंदी भी की जाने लगी थी। तो आगे इसके संदर्भ में देखेंगे। देखिए पूरा महाजनपदों का वर्णन दिया हुआ है। ये महाजनपद आपके हैं, मगध है, अंग है, वज्जी है, वैशाली है, ये कौशल है, हस्तिनापुर है, अवंती है। ये सारी चीज़ें आपको मैप के माध्यम से दर्शाया गया है। और इसके अंतर्गत आप देख लेंगे यहाँ पे एक कौशाम्बी किले की दीवार दिया है, जो आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास है। ईंट की दीवारों का अवशेष है। इसमें एक भाग का निर्माण लगभग 2500 साल पहले हुआ था। कर के बारे में, टैक्स के बारे में जानेंगे। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों के द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर के नियमित रूप से कर भी वसूलते लगे थे। फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक थे। उपज का 1/6 हिस्सा जो है कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। जो टैक्स लिया जाता था उसे भाग कहा जाता था और वो 1/6 भाग होता था। अब तरह तरह के टैक्स के तरीके थे। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाया जाता था, जो प्रायः श्रम के रूप में चुकाया जाता था। जैसे एक बुनकर, लोहार, सुनार को राजा के लिए 1 महीने में 1 दिन का काम करना पड़ता था। पशुपालकों को जानवर या उनके उत्पाद के रूप में कर देना होता था। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर कर देना पड़ता था। आखेटकों और संहारकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। कृषि में परिवर्तन आया और इसके बाद अब कठोर लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से बनाया जाने लगा। तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। अब मगध साम्राज्य के बारे में देख लेंगे कुछ इम्पोर्टेंट। तो लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। कौन नदियां? गंगा और सोन जैसी।
तो ये यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए काफी महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था और इन जंगलों में रहने वाले लोगों को हाथियों पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना में काम में लाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियां, रथ बनाने के लिए लकड़ी भी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें भी थी। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि मगध का इलाका जो काफ़ी सा विकसित था। और मगध में जो दो शक्तिशाली शासक बने थे वो बिम्बिसार और अजातशत्रु थे। अन्य जनपदों को जीतने के लिए हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मनंद भी एक महत्वपूर्ण शासक था मगध का, और इसका साम्राज्य जो है उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी भाग तक फैला हुआ था। बिहार के राजगिरी, आधुनिक राजगीर, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी। वर्तमान में बाद में पाटलिपुत्र और इस समय पटना राजधानी बनाया गया था। उस समय 2300 साल पहले की बात है। मैसेडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजयी बनना चाहता था, मगर वह पूरी तरह सफल न होने पर वह मिस्र और एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में ब्यास नदी के किनारे पहुंचा। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। तो इस तरह मगध साम्राज्य का वर्चस्व उस समय कायम था। अब इसके बाद वज्जी संघ के बारे में देखेंगे। तो मगध तो शक्तिशाली राज्य बन ही गया था। उसी के नज़दीक एक वज्जी राज्य था जिसकी राजधानी वैशाली थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसके गण या संघ कहा जाता था। तो गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता था। संघ अर्थात संगठन या सभा। गण या संघ में कई शासक होते थे, कभी कभी एक साथ शासन करते थे, जिनमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे, सभाओं में बैठकर बातचीत करते थे और वाद विवाद के जरिए तय करते थे क्या करना है क्या नहीं करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास और कम्बकार इस सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। बुद्ध और महावीर दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सचित्र सजीव वर्णन मिलता है। अब यहाँ एक कुछ वर्णन दिया हुआ है कि वज्जी संघ का यह वर्णन जो है दीघ निकाय से लिया गया है। दीघ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। तो यहाँ एक क्वेश्चन बनेगा कि दीघ निकाय जो है कैसा, किसका ग्रंथ है, किस धर्म का है। तो बौद्ध धर्म का है। ये बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान है और एक करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें उसमें पूछा गया है कि अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे और उन्होंने अपने मंत्री, तो अजातशत्रु का मंत्री कौन था, वसक्कार। ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता है। बुद्ध के पास सलाह के लिए उन्होंने भेजा था। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं, उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। उनसे पता चला कि ऐसा होता है कि उन्होंने कहा कि वज्जी वासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वहाँ पे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान, समर्थन और बातों पर ध्यान देंगे, वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, बंधक नहीं बनाएंगे, शहरों और गायों में चैत्यों का रखरखाव रखेंगे और विभिन्न धर्मों का सम्मान करेंगे, किसी को आने जाने के लिए रोकेंगे नहीं। तो कई शक्तिशाली राजा भी इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त करके उन्हें अपने राज्य में मिला लिया था। लगभग 2500 वर्ष पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। यह व्यवस्था लगभग 200 साल तक चली थी। इसमें 30 साल से ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। यहाँ एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। यह सभा कितनी बार बुलाई जाती थी? 40 बार। इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। शासन के कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरियों के माध्यम से की जाती थी। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी
औरतों को भी नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। व्यापारियों शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने वाले और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिला था। एथेंस में खदान, खेतों, घरों और कार्यशालाओं में काम करने वाले दासों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिला था। तो औरतों, व्यापारियों, शिल्पकारियों के रूप में रहने वाले जो औरतों को नागरिक दर्जा नहीं मिला था, विदेशियों को भी नागरिक दर्जा नहीं मिला था, और खेतों में काम करने वाले, कार्यशालाओं में काम करने वाले दासों को भी ही नागरिक का दर्जा नहीं मिला हुआ था। और इम्पोर्टेंट तिथियां देख लेंगे। नए शासक लगभग 3000 साल पहले, महाजनपद लगभग 3000 साल पहले, सिकंदर का आक्रमण, दीघ निकाय का लेखन लगभग 2300 साल पहले, और गढ़ या संघ का अंत 1500 साल पहले। अब अगला चैप्टर देखेंगे इसका। तो अगला चैप्टर अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। वीडियो आपको कैसा लगा है निश्चित रूप से कमेंट करके बताइएगा, और इसमें क्या सुधार हो सकता है, ये सारी चीज़ें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो निश्चित रूप से आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब अगला पार्ट आपका इस क्लास 6 के पार्ट 2 में NCERT के 7 अध्याय से लेके अगले अंतिम अध्याय तक दूसरा वीडियो होगा।